नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे ही होंगे और अच्छे से अपने आगामी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि बार-बार मैं एक ही नोटिफ़िकेशन आपको दिखा रही हूँ, ये दिखाने का मेरा मकसद नहीं है। ये तो मैं शुरुआत कर रही हूँ कि कैसे कौन-कौन सी कैसी पोस्ट आई हुई हैं। तो इसमें सबसे मैंने पहले भी बताया हुआ है कि सबसे अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि एलटी की पोस्ट अब निकलने वाली हैं, अभी निकली तो नहीं है, निकलने वाली हैं। तो प्रस्तावित है नवंबर तक आ ही जाएँगी और टेस्ट मार्च में बताया है। वैसे चुनावों का टाइम भी है, आगे भी जा सकती हैं पर पक्का नहीं है, उसी टाइम पे भी हो सकती हैं, उससे पहले हो जाएँ। तो टाइम आपके पास बहुत कम है और इस प्रकार से ये देखो हिंदी का सिलेबस है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है। वैसे अगर देखा जाए गद्य और पद्य में सारा पूछा जाता है, बहुत ही अच्छा है वैसे अगर आप अच्छे से तैयारी करें तो। पर तैयारी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। एक दिन में कम से कम 8 घंटे का टाइम देना पड़ेगा और दोनों के लिए बराबर, चाहे इससे हो शैक्षिक शिक्षण अभिक्षमता से संबंधित हो, चाहे आप सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट में हो, तो दोनों को बराबर टाइम देना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि हिंदी तो आसान है, व्याकरण आता है, नहीं तो नहीं बोलेंगे, व्याकरण आता है, बहुत अच्छे से आता है। पर वो चीज़ जो आपने समूह क के अगर एग्ज़ाम दिए होंगे तो उसमें सिंपल पूछा जाता है कि इसमें संधि क्या है, समास क्या है, अलंकार क्या है, इस प्रकार का नहीं आएगा। बहुत ही डीपली अगर आपने केवल हिंदी में फॉर्म भरा है ना, तो साहित्य से भी पूछा जाएगा और व्याकरण भी उसी स्तर का आएगा। स्नातक स्तर मतलब जो इसका जो गहराई से जिसको नॉलेज होगा वो कर सकता है, इसी प्रकार का व्याकरण आएगा। और ये शिक्षण अभिरुचि से संबंधित जो चैप्टर हैं बहुत ही समझने वाले ये चैप्टर हैं और या इनके लिए बराबर टाइम हमें देना होगा, क्योंकि कई बारी क्वेश्चन हमें मतलब पढ़ा भी लगता है और ऐसे लगता है हम आसानी से कर भी देंगे, लेकिन सेम आंसर होते हैं और समझ में नहीं आता कि सही कौन सा है और वहीं हम गलती कर जाते हैं। और उसका असर केवल एक क्वेश्चन गलत होने पे नहीं पड़ता है, उसका असर पड़ता है नेगेटिव मार्किंग पर। सबसे गलत जो नेगेटिव मार्किंग जो होती है ना, उससे रिजल्ट ख़राब हो जाता है। एक एक पॉइंट से रिजल्ट रुक जाता है और ये होता है नेगेटिव मार्किंग से। तो इस तरह से हमने अच्छे से समझना है, पहले पेपर को समझना है, उस हिसाब से पहले तैयारी की प्रिपरेशन बना लेनी है कि किस प्रकार से हम तैयारी करेंगे। अब देखो हिंदी में जो आएगा वो देखो 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे शिक्षण अभिरुचि से। उसके अंत उसमें सिलेबस मैंने आपको अभी बता दिया कैसे सिलेबस आएगा। एक एक चैप्टर को पढ़ना है, पूरे चैप्टर को समझना है। लगभग मैंने पिछले पेपर अभी मैं कराऊंगी आपको 21 का पेपर, उसमें देखना कि लगभग सभी लेसन से क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखो कितना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आएगा वो देख लो। और हिंदी में अब आएगा 42 नंबर के क्वेश्चन, तो स्नातक स्तरीय। स्नातक तो क्या होता है वो शुरू से और लास्ट तक का व्याकरण और साहित्य सभी आता है। तो जो नेट यूजीसी सीबीएसई यूजीसी नेट की जो बुक है वो अगर आपके पास नहीं है तो वो ले ले और उसमें बहुत अच्छा उसमें है सिलेबस, तो उसको पढ़ ले, उसको अच्छे से पढ़ ले। जो चीज़ आपने सुनी भी नहीं होंगी, जैसे कई बारी हमने कई किताबों के जैसे नाम सुने नहीं होते हैं, या लेखकों की कई रचनाएं जो मेन तो पढ़ी होती हैं, जो मुख्य जो रचनाएं हैं वो दी हुई होती हैं, वो हमें नॉलेज नहीं होता। तो जो सीबीएसई जो यूजीसी नेट की जो हिंदी की किताब है ना, हिंदी की बुक बाजार में मिलती है, तो उसमें सब कुछ है, उसको ले लेना। उसमें से साहित्य आप उसमें से पढ़ोगे तो हिंदी से आएगा 42। और फिर इंटरमीडिएट का आएगा। इंटरमीडिएट का ज़रूर आता है संस्कृत से। संस्कृत से कैसे आएगा? संस्कृत से संस्कृत के बीच का, मैंने पहले भी बताया, बीच का उसमें से लेसन से थोड़ी ना आएगा। ये आएगा जैसे शब्द रूप है, धातु रूप है, या कोई सूत्र, जैसे संस्कृत के सूत्र होते हैं ना कि इस कौन से उसमें संधि में सूत्र होते हैं ना कि इसमें कौन से, जैसे इको यणेची एचो यवा यवा, जैसे इस प्रकार के जो सूत्र लगते हैं, तो ये किसका सूत्र है, तो इसका तो आपको नॉलेज होना चाहिए ना, तो वही होगा जो पढ़ेगा। तो इस प्रकार से संस्कृत से आएगा, हिंदी से आएगा। हिंदी का जो इंटरमीडिएट का है, चाहे +1 11वीं का हो चाहे 12वीं का हो, तो उसमें से भी किताब में से, अब ये थोड़ी नहीं कि चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएगा। जो पिछले बारी का आप पेपर देखना, किसी बुक का नाम आया है, किसी राइटर का नाम आया है, या किसी लेसन
में से किसने लिखा, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे बितान है जो मेरे पास सारी पड़ी हुई हैं, मैंने 12वीं की भी और 11वीं की भी, +1 की भी, +2 की भी हिंदी संस्कृत की किताबें मंगाई हुई हैं। इसकी तैयारी मैंने खुद की है, पिछले साल भी करवाई थी। तो आप श्योर, मैं 100% बोलूँगी कि अगर मेरे हिसाब से आपने तैयारी की तो आप श्योर क्लियर कर जाओगे टेस्ट को। तो इस प्रकार से आप तैयारी करना। कैसे आप अब 12वीं का पूरा अगर आप एक तरफ से पढ़ने बैठोगे तो कितना आप याद रखोगे, 11वीं का 12वीं का कितना आप पढ़ोगे। और बेफिजूल थोड़ी ना पढ़ना है, जो सिलेबस इतना आप पढ़ोगे तो याद भी नहीं रहेगा, वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये क्वेश्चन सुना है नहीं सुना, और वहीं तुक्का लगा के फिर वही गलत हुआ और फिर वही नेगेटिव मार्किंग में फंस जाओगे। तो इसलिए इस प्रकार से, और जो कई देखे होंगे कई चैनल पे मैंने देखा कि केवल और केवल कराते हैं क्वेश्चन आंसर, अभ्यास क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करो, इसका ये इसका ये, तो वो थोड़ी ना आएगा, वो ज़रूरी तो नहीं कि वही उठा करके वो दे देंगे। तो इसके लिए तो आपको नॉलेज होना ज़रूरी है ना उस चीज़ का। तो हमें पूरा पढ़ना है एक तरफ। देखो इंटरमीडिएट से आएंगे, देखो इंटरमीडिएट से हिंदी से 14 के, संस्कृत से मैंने इस प्रकार से नोट किया हुआ है। ये 14 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, संस्कृत से 14 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो 14 नहीं 28 हो गया। स्नातक स्तर से आएंगे 42 नंबर के हिंदी से, कुल मिला के भी 70, और शैक्षिक अभिवृत्ति से आएंगे 30 नंबर के क्वेश्चन। तो सभी चीज़ अपने में इम्पोर्टेंट है। तो हिंदी से मैंने ये देखो इस प्रकार से नोट किया हुआ है कि हिंदी वर्णमाला, अब वर्णमाला से ये इस प्रकार से, वर्णमाला से ये थोड़ी नहीं आएगा वर्णमाला में कितने वर्ण, अब कितने वर्ण भी पूछे जाते हैं। पिछली बार तो वर्णमाला से वर्ण पूछे गए थे, लेकिन उसका आधार उन्होंने दूसरा बनाया हुआ था। डायरेक्ट कितने वर्ण हैं वो तो आप याद करके चले जाओगे, 52 वर्ण हैं। लेकिन अभी मैं आपको क्वेश्चन पेपर कराऊंगी ना, फिर उसमें देखना कैसे पूछा गया था क्वेश्चन। तो जैसे स्वर कितने होंगे, व्यंजन कितने होंगे, ऐसे नहीं पूछेंगे, ये घुमा करके पूछेंगे। या सगोश अघोष स्पर्श व्यंजन, अब मैं एक बारी पता नहीं कौन से 14 का था या 18 का था, उस टाइम मैंने स्पर्श व्यंजन नहीं सुने हुए थे कि कितने होते हैं। तो अब मेरे को पता लगा कि स्पर्श व्यंजन जो ये संयुक्त मिला करके हैं, जैसे 25 स्पर्श व्यंजन है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन, ये मैंने वैसे 2014 का और 2018 का और 2021 का तीनों पेपर कराए हुए हैं, अपने चैनल पे डाले हुए हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस पे देखें एक एक मैंने, और ये जितना ये सिलेबस है ना, इससे कई आधा सिलेबस मैंने चाहे शैक्षिक अभिवृत्ति से हो और हिंदी से हो अच्छे से कराया हुआ है, उसके क्वेश्चन आंसर भी कराए हुए हैं। तो उसमें से देख लेना, ज़रूर देखना, औरों को भी बोलना, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना। तो फिर मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, और फिर मैं आपके लिए इस प्रकार से, आप ज़रूर बताना कि आप LTK फिल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो फॉर्म को, और कितने बच्चे हिंदी से हैं। अब जिसको जानकारी होगी वो तो ज़रूर बताना। तो ये देखो हिंदी का इस प्रकार से ये पेपर था, ये देखो 2000 LT का। तो पहला क्वेश्चन ये शैक्षिक अभिवृत्ति से 30 आएंगे, पहले शुरू में 30 उसके होंगे और उसके बाद हिंदी का। तो पहला क्वेश्चन था किसके अनुसार विकास परिवर्तनों की वह श्रृंखला है जिसमें जीव भ्रूणावस्था से परिपक्वता की अवस्था तक पहुंचता है। अब जो ये मैंने टिक लगाए हुए हैं ना, ये क्वेश्चन, ये पेपर तो मैंने आंसर की से मिलाया हुआ है। तो ये आंसर अभी मैं यही बताऊंगी, फिर इन क्वेश्चनों के हिसाब से एक एक चैप्टर में आपको कराऊंगी। तो अभी तो केवल ये समझ जाएं कि पेपर कैसे आएगा। तो ये देखो पहला है, तो ये था आपका आंसर इन्होंने जो दिया था, ये वेबस्टर शब्दकोश से। दूसरा था बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया गया है। बुद्धि जो चैप्टर है ना, इसमें चैप्टर दिया गया है। तो बुद्धि का जो समूह कारक सिद्धांत है, कितने सिद्धांत हैं बुद्धि के, ये मैं आपको बताऊंगी अच्छे से। तो ये बुद्धि का जो समूह कारक सिद्धांत है, ये दिया था थर्स्टन ने। चालक शक्ति का वह मौलिक स्रोत है जो व्यक्ति को क्रियाशील कर देता है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था डेसियल ने। तो ज़्यादातर देखो नाम पूछे गए हैं, ये चीज़ दिमाग में बिठा देना कि अक्सर क्या पूछते हैं। तो ये देखो सबके नाम ही पूछा गया है कि ये किसने कहा, ये किसने दिया, ये सिद्धांत किसका है। पहला क्वेश्चन वही है, वेबस्टर सबको, दूसरा थर्स्टन, तीसरा डेसियल और चौथा देखो
नई तरह की शिक्षा व्यवस्था यथा मुक्त शिक्षा पत्राचार शिक्षा आदि का औचित्य निम्न में से किस कारण से था, मतलब क्या कारण था ये शिक्षा देने का। तो ये था शैक्षिक अवसरों की समानता बढ़ाने की दृष्टि से। तो ये देखो आराम से आप इस पे तो जा सकते हो, शिक्षा पर होने वाले खर्च को कम करने, ये तो नहीं हो सकता, निरक्षरता को कम करने की दृष्टि से, बेरोजगारी कम करने, तो इस प्रकार से आप सही आंसर तक पहुंच सकते हो। अगला था डेविस के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सही क्रम है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम मतलब शिक्षण में जो मैंने अभी शिक्षण अधिगम जो चैप्टर पढ़ाया हुआ है, आप जाके उस पे देख लेना, उस वीडियो को, शिक्षण अधिगम चैप्टर को देख लेना और उसमें देखना मैंने ये इसको अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सही क्रम होना चाहिए। तो पहले नियोजन करना, फिर व्यवस्था करना, फिर अग्रसरण करना, फिर नियंत्रण करना। अगला था निष्पत्ति बराबर। निष्पत्ति का अर्थ क्या होता है? योग्यता प्लस अभिप्रेरणा का समीकरण किसने दिया? तो ये दिया था वुडवर्थ ने। किसने दिया था? वुडवर्थ ने। तो देखो ज़्यादातर नाम इसमें पूछे जा रहे हैं। तो प्रबलन सिद्धांत के प्रतिपादक थे। मैं जो आंसर की दी थी वो CL हल थी, जबकि प्रबलन सिद्धांत CL हल का ही है। प्रबलन सिद्धांत जो मैंने अभी पढ़ाया हुआ है, मैंने सारे सिद्धांत पढ़ाए हुए हैं, थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ाया, CL हल का पढ़ाया, सारे सिद्धांत मैंने पढ़ाए हुए हैं। मेरी वीडियो देख लेना और उसमें मैंने प्रबलन सिद्धांत बताया हुआ है, तो उस वीडियो पे जाके आप देख लेना, वो CL हल का ही था। लेकिन दूसरी बारी जो आंसर किया आई उसमें स्किनर, किसी ने बोला स्किनर का, जबकि स्किनर का तो है ही नहीं प्रबलन सिद्धांत, तो ये CL हल का था। और फिर तीसरी बारी जो आई तो उसमें डिलीट ही क्वेश्चन को कर दिया। अगला था 8वां क्वेश्चन था सूक्ष्म शिक्षण की क्रियाओं का सही क्रम है। सूक्ष्म शिक्षण जो माइक्रो टीचिंग जो आपने B.Ed में पढ़ी होगी, इसका सही क्रम क्या होना चाहिए? पहले पाठ योजना बनाना, फिर शिक्षण करना, फिर प्रतिपुष्टि देना, और प्रतिपुष्टि अगर सही नहीं हुई तो पुनः पाठ योजना बनाना, पुनः शिक्षण करना और पुनः प्रतिपुष्टि देना। ये सूक्ष्म शिक्षण का सही क्रम है। तो ये मैं आगे आपको, ये चैप्टर शायद मैंने अभी अपने वीडियो में कराया नहीं है, तो ये मैं आगे आपको कराऊंगी। मनोवैज्ञानिक फ्राइड मनुष्य के भीतर मनुष्य किसे मानते हैं? तो मनुष्य, मनोवैज्ञानिक थे जो फ्राइड, तो वो मनुष्य के भीतर मनुष्य किसको मानते हैं? तो ये अहम, इदम, परम, अहम, ये भी अभी मैं आपको चैप्टर, अभी आपने ये सुना नहीं होगा, तो अब आप आगे जब चैप्टर पढ़ोगे तो आप मेरी वीडियो के साथ बने रहना। तो जितने भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं, आप ये मत समझना कि मैं अब इसको कराऊंगी, ये पहले से मैंने एक बारी कराए हुए हैं, तो मैं पुनः आपको कराऊंगी, तो अब आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ क्या है। डिसकैलकुलिया संबंधित है। डिसकैलकुलिया है अंकों को समझने से। ये इस प्रकार की जो बीमारी हैं डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया, तो इस प्रकार के ये एक तरफ से पढ़ाऊंगी, कम से कम ये हैं 24-25 तरह की जो बीमारियां, ये समझ लो, ये अक्षमताएं जो समझ लो, अक्षमताएं, बीमारी तो नहीं कहेंगे, अक्षमताएं ही इसको कहेंगे। तो डिसकैलकुलिया संबंधित है, तो ये है गणित संबंधी। गणित, कहीं पे गणित संबंधी लिखा होता है तो यहाँ पे अंकों को समझने से संबंधित था, तो अंक तो गणितीय में होते हैं, तो हमने बिल्कुल सही गए, तो अंकों को समझने संबंधी। अधिगम वक्र के प्रथम सोपान में स्थिति होती है। तो अधिगम वक्र के प्रथम सोपान में वैसे तो स्थिति बिल्कुल सही जाता है, अधिगम वक्र प्रथम सोपान ये होता है। फिर अधिगम वक्र के 4 सोपान होते हैं, तो ये मैंने एक बारी कराया हुआ है, शॉर्ट वीडियो भी इसकी डाली थी, लॉन्ग भी डाली थी, तो आप इसको देख लेना। फिर भी मैं एक एक कर चैप्टर करके आपको, मैंने कितनी बारी आपको बता दिया, कराऊंगी। अगला था किस सोपान में आरंभिक बिंदु 0 है? किस सोपान में आरंभिक बिंदु? फिर यही अधिगम वक्र निरपेक्ष मापन में मानसिक द्वंद्व की स्थिति में किया गया समायोजन है। तो ये समायोजन से ये चैप्टर आ गया। जो मानसिक द्वंद्व मतलब दिमाग में चल रहा हो, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, मतलब एक निश्चित फैसले पे ना पहुँचे, तो उस टाइम जो आप हम समायोजन करते हैं, चलो कोई बात नहीं ऐसे कर लेते हैं, तो ये कौन सा समायोजन होते हैं? तो ये स्व समायोजन होता है। स्व माने खुद के द्वारा किया हुआ समायोजन, हम किसी उस पे नहीं पहुँचते हैं, खुद ही अपने मन से फैसला ले लेना। अगला है अलग अलग अवसरों पर या समतुल्य
प्रश्नांशों के विभिन्न प्रश्नांश सेट पर एक ही व्यक्ति के प्राप्तांकों में स्थिरता अथवा संगतता कहलाती है। विश्वसनीयता मतलब अब मैं इसको अब आपको क्लियर कर देती हूँ। जैसे हमने एक क्वेश्चन अलग अलग अवसरों पे या समतुल्य मतलब समान प्रश्नों के विभिन्न प्रश्नांश मतलब समान प्रश्नों के अलग अलग व्यक्तियों के पास, इसको बोलते ना, जैसे उसमें आता है मूल्यांकन का, मूल्यांकन से संबंधित मापन या मूल्यांकन जो चैप्टर है ना उससे संबंधित ये क्वेश्चन है कि अब उसमें विश्वसनीयता है। कैसे कैसे हमें विश्वसनीयता लगेगी कि हाँ इन्होंने हमारा क्वेश्चन में सही अंक दिए हैं या कैसे। तो जैसे हमने एक पेपर चेक करने को पहले एक व्यक्ति को दिया, उसने भी सेम माना आपको 10 में से 10 मार्क्स दिए, फिर दूसरे को दिया उसने भी चेक किया और उसने भी लास्ट में 10 में से 10 दिए, फिर तीसरे ने किया उसने भी बिल्कुल वही टिक किए वही सही किया 10 में। तो उसमें क्या रहेगी विश्वसनीयता, मतलब उस जो भी आपके नंबर आए वो सही आए। अगर सेम नंबर समानता रहती है, चलो एक दो का ऊपर नीचे होता है, फिर भी वो विश्वसनीयता में ही आता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आंसरों में या क्वेश्चनों के जो उस प्राप्तांक है उसमें जो उन्होंने मार्क्स दिए, किसी ने 5 दिए, किसी ने 10 दिए, किसी ने 4 दिए, तो उसमें क्या रहती है, उसमें विश्वसनीयता नहीं रहती है। मतलब इन्होंने गलत चेक किया है पेपर, कुछ ना कुछ कमी कहीं ना कहीं रह गई है। तो ये मूल्यांकन से संबंधित मापन और मूल्यांकन जो चैप्टर जो इसमें दिया गया है उससे संबंधित क्वेश्चन है। अगला है राष्ट्रीय परिचर्चा रूपरेखा 2005 को तैयार करने के लिए कितने फोकस ग्रुप बनाए गए थे। 21 फोकस ग्रुप बनाए गए थे। और कौन कौन से वो 21 फोकस ग्रुप हैं ये मैं अब जब इस चैप्टर पे जाएंगे, अभी हम इस चैप्टर पर पहुँचे नहीं हैं तो इस पे कराएंगे। अगला देख लो, 16वां क्वेश्चन था, जब एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान अनुभव अथवा प्रशिक्षण का प्रयोग व्यक्ति द्वारा उसी प्रकार की लगभग समान परिस्थिति में किया जाता है तो इसे कहते हैं सीखने का क्षैतिज अंतरण। ये अंतरण वाला क्वेश्चन है। तो ये कैसे होता है, शुरू में जब मैंने ये क्वेश्चन कभी सुना था बहुत पहले तो ये मेरी समझ में नहीं, काफ़ी टाइम तक फिर मैं सोचती रही ये किस प्रकार का है। अब जब मैंने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा समझा तो अब मेरी समझ में आया कि हाँ ये इस प्रकार का क्वेश्चन, तो आप ये देख लेना एक बारी। तो मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊँगी तो ये एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में काम आता है तो कैसे नुकसानदायक होता है। अगर हम एक जैसा सीखा हुआ वर्क दूसरी परिस्थिति में करेंगे तो वो नुकसान होगा या फायदा होगा, ये सारा आपको मैं अच्छे से समझाऊंगी। पर इसको कहते हैं सीखने का क्षैतिज अंतरण। अगला है शिक्षा के प्रति छात्रों की अभिवृत्ति प्रभावित होती है। शिक्षा के प्रति छात्रों का जो अभिवृत्ति माने जो दृष्टिकोण है, जो नजरिया है शिक्षा के प्रति, ये प्रभावित होती है। कैसे, बुद्धि एवं वातावरण से, कितनी उनकी बुद्धि है, दिमाग उनका कितना चलता है और कैसे वातावरण में उनको शिक्षा दी जाती है या कैसे माहौल में वो रहते हैं, इसका प्रभाव इस पे पड़ता है कि शिक्षा के प्रति उनका नज़रिया, उनका दृष्टिकोण क्या है, सही है या गलत है, कौन सा नज़रिया वो शिक्षा के प्रति रखते हैं, ये इस चीज़ पर निर्भर करता है। एक तो बच्चे को समझ में आ रही है बात, कितनी उसकी बुद्धि है और वो कैसे वातावरण में उसको शिक्षा दी जाएगी, कैसा स्कूल का या घर का कैसा वातावरण, ये वातावरण पूरा इसको आता है। अगला है किसके अनुसार समायोजन वह प्रक्रिया है। अब समायोजन वाले चैप्टर्स देखो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसके द्वारा प्राणी अपने आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है। तो ये है बोरिंग, लैंगफील्ड एवं विल्ड का। तो अगला है कॉल सैनिक ने मानव विकास की अवस्थाओं को कितने स्तरों में विभाजित किया। तो कॉल सैनिक ने मानव विकास की अवस्थाएं को 8 भागों में विभाजित किया कि 8 भागों में मानव का विकास होता है। अब देखना आगे जब विकास उस चैप्टर पे हम जाएंगे तो फिर उस टाइम में आपको अच्छे से बताऊंगी। अप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत विकसित किया गया। अप्रेरणा का जो स्वास्थ्य सिद्धांत था वो किसने दिया। अभिप्रेरणा माने मोटिवेशन से जो स्वास्थ्य
सत्य मतलब सिद्धांत है, किस प्रकार से हम मोटिवेट होते हैं, वो उसमें किसने दिया था? हज वर्ग द्वारा। सीखना आदतों, ज्ञान एवं बुद्धियों का अर्जन है। सीखना, ज्ञान, आदत और ये परिभाषा जो ये डेफिनेशन दी ये थी क्रो एवं क्रो की। तो ये मैं आपको इसमें बताऊंगी आते हैं ना। तो मैंने एक एक चैप्टर करके मैं खुद के अनुभव से मैंने किया हुआ है, तो मैं आपको ये बताऊंगी, ये कराऊंगी अच्छे से, तो आपकी समझ में आ जाएगा, आपका फायदे का है। और निःशुल्क समझ लो, आपको कोई इसकी कोचिंग फीस तो देनी नहीं है, तो आप निःशुल्क करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, बताएं उनको और मेरे चैनल पे आएँ। ट्रैवल के अनुसार अवृत्ति का अर्थ है, ट्रैवल कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? तो वो व्यक्तित्व का प्रकार लंबकाय है, सुडौलकाय है, गोलकाय है। ये व्यक्तित्व वाले चैप्टर में आपने आज तक पढ़ा भी होगा, तो ये मैं आपको बताऊंगी। तो अंतर्मुखी ये है, क्रैप्चर के अनुसार कौन सा अंतर्मुखी या बहिर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार अंतर्मुखी नहीं है। अविक्रमित अधिगम के साखी या अविक्रम का विकास किसके द्वारा किया गया? यह है नॉर्मन एवं क्राउडर। अब पता नहीं ये क्वेश्चन ये भी डिलीट किया कि शायद मैंने इसमें गोला कर रखा है, 2-3 क्वेश्चन हुए हैं थोड़ा जो डाउट में थे, तो ये शायद रहा होगा क्योंकि इस पे भी मैंने गोला कर रखा है, तो शायद है ये। बकर मेहदी के शाब्दिक सृजनात्मक चिंतन परीक्षण में कितने शाब्दिक उप परीक्षण थे? तो ये थे 4। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। व्यापक मूल्यांकन का अर्थ होता है कि केवल आपने जो क्वेश्चन पेपर दिए हैं, परीक्षा दी है, उसका मूल्यांकन न करके, बल्कि शैक्षिक एवं सह शैक्षिक जो स्कूल में और भी एक्टिविटीज़ होती हैं, सबका मूल्यांकन करके एक रिजल्ट तैयार करना, उसको व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। तो आगे जो इसकी डिटेल है वो मैं आपको जब मूल्यांकन वाले चैप्टर पे आएंगे तो बताऊंगी, जो मैंने एक शॉर्ट में आपको बता दिया है। तो इसको व्यापक मूल्यांकन जो शब्द दिया गया है, शब्दों, अंकों और सूत्रों को समझने के लिए कौन सी बुद्धि आवश्यक है? तो शब्दों, अंकों एवं सूत्रों को, यानी आंकिक जो गणितीय जो बुद्धि होती है वो है अमूर्त बुद्धि, इसको कहते हैं अमूर्त बुद्धि। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 21A में है ये। क्रियात्मक शोध का सीमांकन होता है, क्रियात्मक शोध का सीमांकन होता है सामान्यीकरण न किए जाना। क्रियात्मक शोध, क्रियात्मक अनुसंधान जो चैप्टर आपने बीएड में भी एक पूरी इसकी बुक आती है, तो वो पढ़ा होगा। तो आप आगे आप इसमें तो एक चैप्टर है तो समझना तो पूरा ही पड़ेगा इसको, क्योंकि क्वेश्चन पता नहीं ये देखो बीच से उठा के दे देते हैं। क्रियात्मक शोध का सीमांकन तो सामान्यीकरण का किया जाना ही है। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, मनोशारीरिक सीमाओं के कारण बनने वाला अधिगम पठारों को कहते हैं? तो इसको कहते हैं समाप्त करना या कठिन होता है, अधिगम पठारों को समाप्त करना। अच्छा, मनोशारीरिक सीमाओं के कारण बनने वाले अधिगम पठारों को समाप्त करना कठिन होता है। तो अब आज इतना ही करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी जाएगी तो आप लोग फिर बोर हो जाओगे। तो अगला में हिंदी का इस तरह से पेपर है। अब 31 क्वेश्चन 31 से हिंदी से शुरू हो जाएंगे। ये इस प्रकार से ये देख लो, 31 से ये यहाँ से शुरू हो रहे हैं। किताब सप्तक का संपादन हिंदी कविता के किस युग की शुरुआत थी? तो ये 31 से लेकर के और 100 तक के क्वेश्चन हिंदी वाले मैं कल कराऊंगी। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई कमी रह जाती है तो अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हो और मैं आपको LT की अच्छे से तैयारी कराऊंगी। तो दोस्तों देखना, आपका पेपर ज़रूर क्लियर होगा और अभी से जुट जाएं तैयारी में, अभी से जुट जाएं तो ही आपका पेपर क्लियर होगा। अभी से जब शुरुआत करोगे तो होगा, नहीं तो सिलेबस हर सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा होता है और फिर टाइम कम मिलता है और जल्दी जल्दी में ये तैयारी करने लायक नहीं होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे।